Hello students, welcome in phase rule class. प्रवस्था नियम ये BSc पार्ट 2 का फोर्थ यूनिट है. माई सेल्फ डॉक्टर कल्पना खंडेलवाल. Phase rule. It was first presented by Gibbs in 1875. It is very useful to understand the effect of intensive variables such as temperature, pressure or concentration on the equilibrium between phases as well as between chemical constituents. It is used to reduce the number of degree of freedom for a system, sometimes called the variance of the system. It states that when the equilibrium between any number of phases is influenced only by temperature, pressure and concentration, but not influenced by gravity or electric or magnetic forces or by surface action, then the number of degree of freedom of the system is related to number of components and the phases by the phase rule equation. Phase rule equation is F plus P is equals to C plus 2, or we can say F is equals to C minus P plus 2. प्रवस्था नियम. विलियर्ड गिब्स ने एक नियम प्रतिस्थापित किया जिसकी सहायता से विषमांगी साम्य पर ताप, दाब व संघनन परिवर्तन के प्रभाव की भविष्यवाणी की जा सकती है. इस नियम के अनुसार किसी भी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में स्वतंत्रता की कोटियों तथा अवस्थाओं की संख्या का योग उनके घटकों की संख्या घन 2 के बराबर होता है. गणितीय विधि से इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है. F प्लस P इज इक्वल्स टू C प्लस 2 और F इज इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2. यहाँ F स्वतंत्रता की कोटियाँ, C घटकों की संख्या तथा P अवस्थाओं की संख्या है. पदों की संख्या या फेज या अवस्था क्या होता है? किसी तंत्र का समभागी भौतिक रूप से भिन्न तथा यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक हो जाने वाला भाग अवस्था कहलाता है. फेज क्या होता है? जो हमें दिख रहा हो कि वो 2 हैं, उनको हम कहते हैं, 2 फेज़ अलग अलग दिख रहे हों या 2 से ज़्यादा दिख रहे हों, उन्हें हम कहते हैं कि ये अलग अलग फेज़ हैं. एग्जाम्पल, गैस पूर्ण रूप से मिश्रणीय होती है, अतः गैसीय मिश्रण में केवल एक अवस्था गैस होती है, जैसे अमोनिया और HCl का मिश्रण. या एयर हम कह सकते हैं. एयर में क्या होता है? अलग अलग गैसें होती हैं पर हमें एक समान नज़र आती हैं. किसी पदार्थ का विलायक में विलयन समभागी तंत्र बनता है, अतः केवल एक अवस्था होती है, जैसे शक्कर का जल में विलयन. हम यदि एक गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच शक्कर डालें तो हमें वो घुल जाती है, हमें वो नज़र नहीं आती. पर इसी अवस्था को हम 2 फेज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यदि हम शक्कर बढ़ाते जाएं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि शक्कर घुलना बंद हो जाएगी और नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो हमें 2 फेज़ नज़र आएंगे. किसी पदार्थ का विलायक में विलयन समभागी तंत्र बनता है, अतः ये शक्कर का विलयन हो गया. 2 या 2 से अधिक मिश्रित द्रव जैसे अल्कोहल तथा एसीटोन की केवल एक ही अवस्था होती है, जबकि अमिश्रित द्रवों जल तथा बेंजीन की भिन्न भिन्न 2 अवस्थाएं होती हैं. हम जल और तेल ले लें. पानी और तेल लेंगे तो क्या होगा? हमें दोनों अलग अलग लेयर नजर आएंगी. पानी और तेल मिक्स नहीं होते हैं, उनकी तो हमें जो 2 अलग अलग लेयर लिख रही है उन्हें हम कहते हैं फेज. ये 2 फेज हैं. एक ठोस मिश्रण की उतनी ही अवस्थाएं होती हैं जितने ठोस उसमें उपस्थित होते हैं. प्रत्येक ठोस की एक पृथक अवस्था होती है. उदाहरणतः CaCO3 वियोजित होकर CaO तथा CO2 देता है. CaO3 ठोस है, इसको जब हम वियोजित करते हैं तो क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है CaO प्लस CO2 में. CO2 गैस है. इस तंत्र में 3 अवस्थाएं हैं, 2 ठोस अवस्था और 1 गैसीय अवस्था. जमते हुए जल में 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा वाष्प. हमें पता है हम पानी को, जल को जमा के
बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम गर्म करके वाष्प में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वाटर में कितनी फेज़ हो गई? 3 फेज़ हो गई, ठोस, द्रव और गैस। नाउ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं? घटक क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील अवयवों की यह न्यूनतम संख्या जिसमें द्वारा तंत्र में उपस्थित प्रत्येक अवस्था में संगठन को सीधे रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सके, घटक कहलाता है। एक बार हम वापस समझें इसको। स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील अवस्थाओं को वो मिनिमम संख्या होनी चाहिए जिससे हम तंत्र के कॉम्पोजिशन को आराम से समझा पाएँ। एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। जल तंत्र में 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा वाष्प। चूँकि प्रत्येक अवस्था में संगठन क्या है? केवल वाटर H2O घटक है, व्यक्त किया गया है, अतः ये क्या हो गया? एक घटक तंत्र है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं सल्फर। सल्फर की 4 अवस्थाएं होती हैं, विषलंबाक्ष, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड और वेपर सल्फर। सल्फर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चूँकि इन सभी अवस्थाओं के संगठन को एक ही अवयव सल्फर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह भी एक घटक तंत्र है। थर्ड एग्जाम्पल, एक बंद पात्र में अमोनियम क्लोराइड के विघटन से साम्य अवस्थाओं पर 2 अवस्थाएं, ठोस व गैस प्राप्त होती है। NH4Cl कन्वर्ट होता है अमोनिया प्लस HCl में। चूँकि दोनों अवस्थाओं को केवल NH4Cl से प्राप्त किया जा सकता है, अतः यह एक घटक तंत्र है। यदि अमोनिया तथा HCl की मात्राएं रासायनिक रूप से संतुलन की नहीं होती तो तंत्र में घटकों की संख्या 1 से अधिक होगी। स्टूडेंट्स, थोड़ा हमें ध्यान से समझना है कि घटक क्या होते हैं। एक बंद पात्र में CaCO3 को किसी उचित ताप पर गर्म करने पर निम्न साम्य स्थापित हो जाता है। CaCO3 ठोस कन्वर्ट होगा CaO प्लस CO2 में। अब इस निकाय में 3 अवस्थाएं, 2 ठोस और 1 गैस है। यह द्विघटक तंत्र है क्योंकि इस तंत्र को प्रत्येक अवस्था के संगठन को किन्हीं 2 अवयवों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जब हम CaO और CO2 को घटक के रूप में लिया जाता है तो अवस्थाएं और यहाँ हमने घटक बताए हैं CaCO3, CaO प्लस CO2, CaO में भी CaO प्लस 0 CO2, CO2 CaO प्लस 0 CO2। जब CaCO3 और CO2 की घटक के रूप में लिया जाता है तो ये हमने यहाँ बता दिया आपको अवस्था CaCO3, हम यहाँ इसको ये दोनों हमने, और ऐसे ही तीसरा हमने आपको ये बता दिया है। नाउ फेज रूल एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे हम यदि हम किसी भी एक उसको कांस्टेंट कर लें तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है। ये हम इसे condensed system have no gas phase when their properties are insensitive to the changes in pressure which occur. One fewer variable needs to be specified, which results in the phase rule at constant pressure. Formula is F is equals to C minus P plus 1. This is sometimes misleadingly called the condensed phase rule, but it is not applicable to condensed systems which are subject to high pressure. For example, in geology, since the effect of these pressure can be important, the rule is useful for some application in material science. हम कई तंत्र ऐसे होते हैं जहाँ हमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना पड़ता है। तब जब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, हम ओपन वेसल में करते हैं, तब हम उसे फेज रूल में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। Now phase. A phase is defined as any homogeneous and physically distant part of a system having all physical and chemical properties the same throughout the system. A system may consist of one phase or more than one phases. Example, a system containing only liquid water is one phase system. A system containing liquid water and water vapor in two phase system.
A system containing liquid water, water vapor and solid ice is three-phase system. Pure systems made of one chemical subspecies, it is all are in one phase. Now component. The term component is defined as the least number of independent chemical constitution in terms of which the composition of every phase can be expressed by means of a chemical equation. Example, water system has three phases, ice, water and water vapor, and the composition of all three phases is expressed in terms of one chemical individual water. Thus, water system has one component only. Similarly, sulfur system has four phases, rhombic, monoclinic, liquid sulfur and sulfur vapor, and the composition of all these phases is expressed by one chemical individual sulfur. Therefore, sulfur system is one component system. Thus, all the phases in one component system is expressed by only one chemical individual. A saturated solution of NaCl in contact with excess solid NaCl has two phases. The composition of both the phases can be expressed in terms of two chemical individual NaCl and water. Hence, a saturated solution of NaCl in water is contact with excess solid NaCl in two component system. Now decomposition of calcium carbonate. Calcium carbonate is converted into CaO plus CO2. It has three phases, but the composition of system can be expressed in terms of two of the three chemical substances in equilibrium. Hence, it is two component system. We have already discussed detail in Hindi. Now, dissociation of ammonium chloride. Ammonium chloride, when heated in a closed vessel, dissociates into ammonia and HCl gas. The system consists of two-phase solid ammonium chloride and gaseous mixture containing ammonia and HCl. However, the constituents of the mixture are in the same proportion in which they are combined in solid ammonium chloride. The composition of both the phases therefore be expressed in terms of the same chemical individual ammonium chloride. Thus, the dissociation of ammonium chloride is one component system. Now, another term, degree of freedom. स्वतंत्रता की कोटि हम किसे कहते हैं? किसी तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित या वर्णित करने के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील कारकों, ताप, दाब व स्वतंत्रता की न्यूनतम संख्या को उस तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। उदाहरणतः माना कि एक बंद पात्र में दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण साम्य अवस्था पर है। स्पष्ट है, यह एक अवस्था वाला एक घटक तंत्र है। इस तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए ताप, दाब व सांद्रता की आवश्यकता होती है। अतः इस तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि 3 है, क्योंकि यह तंत्र ट्राइवेरिएंट है। उदाहरणतः 50% कार्बन डाइऑक्साइड, 50% नाइट्रोजन का मिक्सचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 780 मिली दाब पर पूर्ण रूप से परिभाषित है। वेरिएबल्स हैं ये 3, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। हम कह सकते हैं हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी एक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, तो उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। माना कि किसी पात्र में कोई गैस ली गई है। यह एक अवस्था वाला एक घटक तंत्र है। इस गैस के लिए PV = RT समीकरण लागू होता है। इस समीकरण में गैस के लिए यदि P प्रेशर तथा टेम्परेचर निर्धारित कर दिया जाए तो वॉल्यूम का मान स्वयं निर्धारित हो जाता है। मतलब हम एक कोई गैस ले लें और हम उसका प्रेशर और टेम्परेचर वो कर देंगे तो वॉल्यूम हमें पता है, उतने ही वॉल्यूम में वो फिक्स हो जाएगा। इस तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए
प्रेशर व टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अतः इस तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि 2 है, मतलब हमें 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस ऐसे तंत्र को हम बाइवेरिएंट कहते हैं, द्विचर कहते हैं। माना कि एक बंद पात्र में जल की कुछ मात्रा ली गई है। जल के ऊपरी भाग में जल के वाष्प भी होंगे, अतः यह 2 अवस्थाओं वाला एक घटक तंत्र है। चूंकि ताप स्थिर रखने पर वाष्प दाब का मान स्वतः स्थिर हो जाता है, अतः इस तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि 1 है, अर्थात यह तंत्र मोनोवेरिएंट या एकचर है। माना कि फोर्थ टाइप का, माना कि एक बंद पात्र में बर्फ, जल तथा वाष्प उपस्थित है, अतः यह 3 अवस्था वाला एक घटक तंत्र है। इस तंत्र में तीनों अवस्थाएं केवल एक ही निश्चित ताप एवं दाब पर एक साथ साम्य अवस्था में रह सकती हैं। यदि इनमें से किसी एक को भी परिवर्तित कर दिया जाए तो तंत्र का साम्य विचलित हो जाएगा और इसमें केवल 2 अवस्थाएं ही रह जाएंगी। अतः इस तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि 0 होगी, अर्थात यह तंत्र अचर, नॉन वेरिएंट और इनवेरिएंट होगा। अतः यदि स्वतंत्रता की कोटि F बराबर 0 है तो तंत्र अचर कहलाता है, F1 है तो तंत्र एकचर कहलाता है, F2 है तो तंत्र द्विचर कहलाता है, F3 है तो तंत्र त्रिचर कहलाता है। Degree of freedom. It is defined as the least number of variable factor of a system which must be specified so that the remaining variables are fixed automatically and the system is completely defined. Example, monovariant or univariant system. For water vapor system, F is 1. The system has 2 variables, pressure and temperature. At definite temperature, the vapor pressure of water can have only one fixed value. Thus, if one variable is specified, the other is fixed automatically. Hence, the system has 1 degree of freedom. It is monovariant or univariant. Bivariant system. For a pure gas, PV is equals to RT, P and T value are specified. There can be only one definite value of V, or that the volume is fixed automatically. Thus, it has 2 degrees of freedom. The system is bivariant. Trivariant system. A mixture of 2 or more gases is completely defined only when pressure, temperature and composition are specified. If pressure and temperature be specified, the third variable, that is composition, may be varied. Since it is necessary to specify 3 variables to define the system completely. It has 3 degrees, thus it is trivariant. Non-variant system. For ice, water vapor system, F is equals to 0. In this system, the 3 phases coexist at the freezing point of water. Since the freezing temperature of water has a definite value, the vapor pressure of water has also a fixed value. Since both the variables are already fixed, the system is defined automatically and there being no need to specify any variable. Hence, this system has no degree of freedom. It is called non-variant system. Now, what are the advantages of phase rule? Phase rule is applicable to both chemical and physical equilibria. Phase rule is applicable to macroscopic system and hence no information is required regarding molecular or microstructure. We can conveniently classify equilibrium state in terms of phases, component and degree of freedom. The behavior of system can be predicted under different conditions. According to phase rule, different systems behave similarly if they have same degree of freedom.
Phase rule helps in deciding under a given set of conditions